हेलो, वेलकम टू CS Ladder. I'm Smile and let us move on with our learning. अभी तक हम क्या सीख चुके हैं? अभी तक हम सीख चुके हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है जो कि कॉम्पिटिशनल टास्क परफॉर्म करती है. हम ये समझ चुके हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है और कंप्यूटर से कॉम्पिटिशनल टास्क परफॉर्म कराने के लिए उससे कम्युनिकेट कैसे करना है, राइट? हम समझ चुके हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, उनसे रिलेटेड फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमें समझ आ चुका है. अब हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं कि भैया कंप्यूटर जो है वो ये कॉम्पिटिशनल टास्क परफॉर्म कैसे कर लेता है. ऑब्वियसली अगर आपको इसमें डेप्थ पे जाना है कि एक मशीन कॉम्पिटिशनल टास्क कैसे परफॉर्म कर सकती है, अगर आप ये समझना चाह रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की हार्डवेयर डिटेल्स सारी समझ आ जानी चाहिए. हार्डवेयर डिजाइन को आपको स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे, इतनी डिटेलिंग्स में नहीं जाएंगे. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ इट, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वहां पे चल क्या रहा है. ठीक है, अगर आप उसके बाद इंटरेस्टेड है यू कैन गो इन द डिटेल्स ऑफ दैट. तो मैं एक बहुत ही प्यारी सी एनालॉजी से शुरू करूंगा और उससे फिर हम समझने की कोशिश करेंगे वहां हो क्या रहा है. ठीक है, चलिए. मान लीजिए मेरे पास दो कंटेनर है. मैं कैलकुलेटर डिजाइन करता हूं आपके लिए, बहुत ही बेसिक सा. देखिए कैलकुलेटर का डिजाइन देखिए. मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर लिया. ठीक है, ऐसे ही मैंने दूसरा कंटेनर लिया. ठीक है, मान लेते हैं इनका जो बेस है वो सेम है, उसका एरिया सेम है, वो एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, अब अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाहता हूं, मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि इस कैलकुलेटर का यूज करके कैसे करना है ऐड. तो मैं क्या करता हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई दो नंबर्स हैं. सपोज मेरे पास कोई नंबर है 27 एंड लेट्स से 30. मुझे इन दो नंबर्स को ऐड करना है. तो ऐड करने का क्या तरीका है, इस कैलकुलेटर से आप क्या करते हो, इसमें मीटर लगा हुआ है. ठीक है, मीटर मतलब एक स्केल लगा हुआ है. ठीक है, इस स्केल के हिसाब से मान लीजिए आपको 27 है तो आप 27 हाइट का वाटर इसमें फिल कर देते हो. ठीक है, आप आए, आपने इसमें क्या किया, 27 हाइट का वाटर फिल कर दिया. ऐसे आपने दूसरे इसके अंदर भी स्केल लगा हुआ है, ऐसे ही आप आए, आपने क्या किया, इसके अंदर 30 का वाटर फिल कर दिया. ठीक है, इसके अंदर 27 का कर दिया, इसके अंदर 30 का कर दिया. अब आप क्या करते हैं, आप तीसरा कंटेनर है जिसका बेस एरिया ऑब्वियसली उसका भी बराबर है, तीनों का बेस एरिया बराबर है. वो क्यों ले रहा हूं मैं बराबर, वो भी बता दूंगा अभी. तो आपने तीसरा कंटेनर लिया है और उस तीसरे कंटेनर में दोनों का वाटर डाल दिया. जो भी इसका वाटर था वो भी डाल दिया उसके अंदर और इसका वाटर था वो भी डाल दिया. तो दोनों का जितना वाटर था, इसका वाटर भी यहाँ आ गया. ठीक है, और इसका वाटर भी यहाँ आ गया. तो दोनों का वाटर इसके अंदर आ गया. तो जब दोनों का वाटर इसके अंदर आ गया और इससे भी स्केल लगा हुआ है एक. ठीक है, उस स्केल से मैं मेजर कर सकता हूँ वाटर की हाइट कितनी है, और मेरे को मेजर करके यहाँ पे जो वाटर की हाइट आएगी ना, वही इन दोनों नंबर्स का एडिशन होगा. ठीक है, ये बहुत कॉमन सेंस की बात भी लग रही है कि ऐसा तो होना ही चाहिए. ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेटर है, इसका यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को जितना भी नंबर है मैं उतनी हाइट का वाटर इसमें लूंगा, उतनी हाइट का इसमें लूंगा, उतनी हाइट का उसमें आ जाएगा. तीनों कंटेनर्स का बेस सेम होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा. बेस एरिया क्यों सेम होना चाहिए, अगर यही वाटर मैं मान लीजिए कोई ऐसा कंटेनर है जिसका बेस एरिया बहुत कम है, यही वाटर उसके अंदर डालूंगा तो हाइट बहुत ज्यादा चली जाएगी. ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाइट चली जाएगी, मान लो उसी वाटर की, उसी फ्लूइड की ज्यादा हाइट हो जाएगी इसमें. तो मैं चाहता हूँ हाइट उतनी ही रहे, तो हाइट से ऐड होगी एक तरीके से, तो वहां से नंबर्स ऐड हो गए. तो ये मैंने एक बेसिक कैलकुलेटर बना लिया. ऑब्वियसली इसका यूज करके आप डेसिमल वाले नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपका जो स्केल है वो ज्यादा प्रिसाइज है, 27.5 30.2, उनको भी आप ऐड करके देख सकते हैं और उस स्केल में आप मेजर कर लेंगे. तो एक बहुत ही बेसिक कैलकुलेटर है, और जितने नंबर तक का आपका स्केल है आप उस नंबर्स के हिसाब से वैल्यूज ऐड कर पाएंगे. आपके जितने बड़े कंटेनर्स हैं उतने ऐड कर पाएंगे. सपोज कीजिए, मान लीजिए इसमें जो स्केल है आपका 99 तक जाता है या 100 तक जाता है, 100 तक जाता है, इसका भी 100 तक जाता है, और इसका जो फाइनल कंटेनर है इसका 200 तक जाता है. तो आप क्या कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि मैं 100 से नीचे नीचे का कोई भी नंबर ले लूं, इधर भी 100 के नीचे नीचे का ले लूं, 100 भी ले सकता हूं, बट वो ब्रिंक पे आ जाएगा. ठीक है, बिल्कुल भर जाएगा. तो 100 के नीचे का कोई नंबर ले लूं, 100 के नीचे का कोई नंबर ले लूं, और यहाँ पे कोई भी रिजल्ट आ जाएगा जो कि 200 के नीचे तक का होगा. तो मैंने एक बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेटर डिजाइन किया है. अब इससे मैं कुछ प्रिंसिपल्स दिखाना चाह रहा हूँ आपको, जो कि कंप्यूटर की वर्किंग में भी यूज होते हैं.
हुआ क्या है, ये जो एडिशन है ये किसने किया? जब मैं 27 और 30 को ऐड करूंगा तो मैं जानता हूं मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास 57 आएगा, ठीक है। वही इसमें हाइट होगी, यहाँ पे हाइट होगी 57, यहाँ पे हाइट कितनी थी 27, और यहाँ पे हाइट कितनी थी मेरी 30, ठीक है। तो ऐड किसने किया? मैंने तो सिर्फ क्या किया, इसमें 27 डाला, 30 डाला और दोनों को उसमें मिला दिया। अभी 57 अपने आप निकल के आया, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। फिजिकल प्रोसेस क्या है, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, दोनों की मिक्स हो रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं, क्लब हो रहे हैं एक साथ, ठीक है। दोनों फ्लूइड इकट्ठे मिल रहे हैं, तो कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। और फिजिकल प्रोसेस के साथ साथ हमने डेटा इनकोड कर दिया है कि वाटर की जो हाइट है ना, वाटर की जो हाइट है वो मेरा एक नंबर रिप्रेजेंट कर रही है। ये बात वाटर को नहीं पता, कंटेनर्स को नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी उस वाटर की हाइट के साथ डेटा इनकोड कर दिया। वाटर की हाइट को बोला कि ये तो मेरे लिए एक नंबर रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे भी नंबर रिप्रेजेंट करेगी। तो जब वो दोनों वाटर मिलते हैं ना तो मेरे पास आ जाता है एक नंबर, एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो कोई फिजिकल प्रोसेस जब हो रहा होता है और हम उसको कोई नंबर एसोसिएट करने शुरू कर दें, उसके साथ डेटा एसोसिएट करने लग जाएं, तो ऐसे कंप्यूटेशन उस फिजिकल प्रोसेस से कराई जा सकती है। वो फिजिकल प्रोसेस कंप्यूटेशन के लिए नहीं होता, लेकिन वो कंप्यूटेशन हम उस फिजिकल प्रोसेस का यूज कर सकते हैं अपनी कंप्यूटेशन कराने के लिए। मॉडर्न डे कंप्यूटर्स में भी ऐसा ही होता है। ऑब्वियसली पानी यूज नहीं होता है, वहां पे यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में हम डेटा को इनकोड करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डेटा को इनकोड किया किसकी फॉर्म में, हाइट ऑफ वाटर की फॉर्म में। वहां पे हम डेटा को इनकोड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एज इनपुट जाते हैं, वही मैनिपुलेट होते हैं और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आउटपुट आते हैं। हमारा कंप्यूटर क्या है, हमारा कंप्यूटर कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेता है और फिर उनको मॉडिफाई करके दूसरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देता है। तो कंप्यूटर को नहीं पता है कंप्यूटेशंस हो रही हैं, कंप्यूटर के बेसिकली इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स हैं उनको थोड़ी पता है। वो तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, उनके थ्रू तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, जिस तरीके के वो डिजाइन है उसी तरीके से उनमें के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम हैं, हमने उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का कोई मीनिंग निकाल लिया है, उनके साथ एक मीनिंग एसोसिएट कर दिया है, डेटा एसोसिएट कर दिया है। वो जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चेंज होते हैं तो वो मीनिंग चेंज हो जाता है। बेसिकली इनपुट हमारा किस में मॉडिफाई हो जाता है, आउटपुट में मॉडिफाई हो जाता है। तो इनपुट के लिए एक स्पेसिफिक तरीके के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गए। इनपुट के लिए जो मेरे पास कंप्यूटर है मेरा, ये मेरा कंप्यूटर, ठीक है, मैंने इसको इनपुट दिया। इनपुट दिया माने क्या, इसके अंदर क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या करते हैं, आप इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देते हो, तो इसको यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया इसके पास, और फिर आउटपुट भी क्या देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और वो सर्किट्स जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया था ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मेरे इनपुट डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा था, इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा था। और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाहर आया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे आउटपुट को, ये मेरे आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये होता कैसे है उस पर थोड़ी नजर डालते हैं, ठीक है, देखिए थोड़ा और क्लियर होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं जो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा क्या ही हो सकता है, इनपुट डेटा क्या ही हो सकता है, आउटपुट डेटा तो हो सकता है कोई नंबर्स दिए हो आपने। किस तरीके का डेटा है हमारे पास, नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, ठीक है, ऑडियो हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, वीडियो हो सकती है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे, कि नंबर्स को, टेक्स्ट को, इमेजेस को, ऑडियो को, वीडियो को कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में इनकोड किया जा सकता है। अगर हमें ये समझ आ गया कि कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में इनकोड किया जा सकता है, तो हम ये भी समझ जाएंगे कैसे उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वापस डिकोड करके आउटपुट डेटा निकाला जा सकता है। पहले हम डेटा को एज अ इनपुट देंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में इनकोड करके, और फिर उनको डिकोड कर लेंगे वापस डेटा की फॉर्म में, ठीक है। जैसे हमने पहले हाइट की फॉर्म में अपना इनपुट दिया दोनों साइड,
मिक्स किया, प्रोसेसिंग हुई, और फिर उसके बाद जो हाइट आई उससे क्या निकाल लिया, अपना आउटपुट निकाल लिया। वो बहुत बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर्स जो है, नंबर्स को कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का। आपने बाइनरी नंबर सिस्टम अगर आता है, जो कि मैं मान के चल रहा हूं आता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप देख सकते हैं थोड़ा, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, हमारे पास दो ही सिंबल होते हैं इसके अंदर, 0 एंड 1। इन्हीं का यूज करके आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। जैसे आपका जो नॉर्मली आप यूज करते हो उसके अंदर कितने सिंबल्स होते हैं, आपके पास होता है, क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही सिंबल्स होते हैं, 10 सिंबल्स होते हैं, ठीक है। इसको हम डेसिमल या डेनरी भी बोलते हैं, और इसका यूज करके हम कोई भी नंबर लिखते हैं। मेरे को कोई भी कितना बड़ा नंबर लिखना हो, मान लीजिए लिख दिया मैंने 2520, लेकिन सिंबल्स तो यही यूज किए ना। ऐसे ही मैं कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूं दो सिंबल्स का यूज करके, 0 1, बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो अब अगर बाइनरी नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कंप्यूटर के लिए, ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम वैरी करते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किस फॉर्म में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हम क्या करते हैं, वोल्टेज हाई या लो भेजते हैं। अब मान लीजिए मेरे को नंबर देना है, मान लीजिए 5, ठीक है। अब 5 को मैं पहले बाइनरी में ले आता हूं। अगर मुझे कंप्यूटर को इनपुट देना है, 5 नंबर जो है एज ए इनपुट डेटा देना है, तो कंप्यूटर को कैसे दिया जाए, तो मैं इसको किस में लेके आऊंगा, इसको बाइनरी में लेके आऊंगा, ठीक है। इसमें लेके आऊंगा मैं इसको, बाइनरी में लेके आऊंगा। अब बाइनरी में कैसे लिखते हैं इसको, बाइनरी में 5 होता है 101, ठीक है। अगर आपको आता है आप कर लेंगे, अगर नहीं आता है यू कैन लुक इट अप, इट इज अ वेरी इजी मेथड टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी, ठीक है। तो 101, अब मेरे को कंप्यूटर को देना है, मेरे पास आ गया बाइनरी में 101। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं 1 के कोरस्पॉन्डिंग उसको हाई वोल्टेज दे सकता हूं, 0 के कोरस्पॉन्डिंग लो वोल्टेज दे सकता हूं, और 1 के कोरस्पॉन्डिंग अगेन हाई वोल्टेज दे सकता हूं। तो ऐसा अगर मैं कोई सिग्नल भेज दूं उसके पास, तो ये जो हाई वोल्टेज है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, ये 0 को 1। तो मेरे पास ऐसा कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा उसके अंदर, मैं वोल्टेज को कम ज्यादा करूंगा, वो सिग्नल अंदर जाएगा और वो उसको रीड करेगा और समझेगा कि ये क्या है, 5 है। वो नहीं समझेगा, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मैनिपुलेट कर रहा है। तो वो सिर्फ ऐसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा, इसको मॉडिफाई करके आपको जो आउटपुट देगा उसमें भी कुछ ऐसा ही सिग्नल आएगा, कोई बाइनरी सीक्वेंस आएगी। बाइनरी सीक्वेंस का क्या मतलब है, कि 0 1 की कोई सीक्वेंस आएगी। जैसे समझिए, मान लीजिए 5 हो गया मेरे पास, और मेरे पास मान लीजिए 3 को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, मान लीजिए 6 ले लेते हैं, 3 से चलते हैं। बाइनरी में 3 को रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट होगा 3 से, या फिर आप 011 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आप इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सिग्नल भेजेंगे वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर रीड करेगा, कंप्यूटर हर एक इंटरवल के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद रीड करता है वहां पे। तो वो उसको जैसे ही रीड करेगा, एक बार रीड किया 1, फिर से रीड करेगा एक फिक्स इंटरवल के बाद सिग्नल को, तो उसको फिर से 1 मिलेगा, वहां पे हाई वोल्टेज मिलेगी। तो इसको रीड किया जाएगा 0 1 1 की फॉर्म में, विच इज 3, राइट। तो अब उसको आउटपुट अगर मान लीजिए आपने ऐड करने के लिए बोला है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 8। तो 8 के कोरस्पॉन्डिंग भी कोई बाइनरी सीक्वेंस होती होगी, उस बाइनरी सीक्वेंस को वो क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। उस बाइनरी सीक्वेंस का वो क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा, ठीक है, ठीक है। अब वो 8 के कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी सीक्वेंस क्या है, 8 के कोरस्पॉन्डिंग जो बाइनरी सीक्वेंस है वो है 1000, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को आउटपुट देगा, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को कैसे देगा, तो कंप्यूटर से जो आउटपुट आएगा वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा जिसमें हाई वोल्टेज होगी और फिर लो वोल्टेज होगी कंटिन्यूसली, ठीक है। ये मैं ब्रेक्स दिखा रहा हूं कि ये पहले इंटरवल के लिए, दूसरे इंटरवल के लिए, एक फिक्स इंटरवल के बाद बार बार सिग्नल रीड हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम इसको मैं दिखा रहा हूँ कि देखो ये 1 है, उसके बाद 0, उसके बाद 0, उसके बाद 0। जब यहाँ पे सिग्नल रीड हुआ तो 0 आया, फिर से रीड हुआ 0 आया, फिर से रीड हुआ तो 0 आया, ठीक है। तो ऐसे करके एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाहर आया है।
अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैं वापस डिकोड करूंगा और समझूंगा कि अच्छा ये 8 आया है। तो ऐसे कंप्यूटर में आप इनपुट देते हैं और वहां से क्या आता है, आउटपुट आता है। ये सारा किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मैनिपुलेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये तो बात होगी नंबर्स की। तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है अगर आपने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है। टेक्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, टेक्स्ट को कैसे इनपुट दिया जाए? तो टेक्स्ट भैया, टेक्स्ट का क्या है, आप नंबर्स को तो जानते हो। तो हम क्या करते हैं, हर एक करैक्टर के साथ, हर एक करैक्टर के साथ एक नंबर एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, और क्योंकि आप नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है जानते हो, तो नंबर की रिप्रेजेंटेशन ही टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। समझने की कोशिश करें। मान लीजिए मैंने क्या किया, ए है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे क्या करना है, ए को, ए के साथ एक नंबर एसोसिएट करना है। मान लीजिए मैंने नंबर दे दिया इसको 65। 65 क्यों मैं बताता हूँ। मान लीजिए ए को, कैपिटल ए को मैंने दे दिया 65। तो अब 65 को तो मैं रिप्रेजेंट करना जानता हूं ना बाइनरी में, उसके कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी सीक्वेंस आएगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल चला जाएगा। अब आप पूछ सकते हैं कि ये चीज कंप्यूटर को कैसे पता कि आप 65 देना चाह रहे हो या फिर ए देना चाह रहे हो? ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। क्या डिपेंडेंट होता है? कॉन्टेक्स्ट, कि उसको बताया जाता है कि मैं ये दे रहा हूं, ये दे रहा हूं। तो उसके लिए भी हम कुछ अलग से तरीके निकालेंगे कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो उसके लिए हम मेथड्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। तो कॉन्टेक्स्ट जाएगा, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वही नंबर ए बी, कैपिटल ए भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वही बाइनरी सीक्वेंस कैपिटल ए भी रिप्रेजेंट कर सकती है, वही बाइनरी सीक्वेंस 65 भी रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, चलिए तो ऐसे हर एक कैरेक्टर के साथ मैं कर सकता हूँ। ए के, कैपिटल ए के साथ हो गया, कैपिटल बी के साथ 66 हो गया। तो ऐसे करके हमने एक मेथड निकाला और हर एक कैरेक्टर को हमने क्या किया, एक नंबर अलॉट कर दिया। तो सबसे पहले जो यूज होता था वो यूज होता था एस्काई। एस्काई क्या है, इसमें 128 कैरेक्टर्स होते हैं, 128 कैरेक्टर्स को नंबर एसोसिएट किए गए। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके 127 तक, 0 से लेके 127 टोटल हो गए 128। तो 128 कैरेक्टर्स को नंबर्स दे दिए हमने 0 से लेके, और फिर नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, बाइनरी सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई। लेकिन आप समझते हैं कि 128 कैरेक्टर्स इतने ज्यादा तो है नहीं है, हमारे पास वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस। तो ये इंग्लिश के लिए तो काफी था, लेकिन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उनको भी इंक्लूड करने के लिए बाद में हमने जो सिस्टम बनाया है दैट इज यूनिकोड। ठीक है, उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितने भी सिंबल्स हैं, उन सबको एक एक नंबर एसोसिएट किया जाता है। हिंदी होगी, जापानीज होगी, चाइनीज होगी, इवन जो आप इमोजीज हैं उन सबको के साथ एक एक नंबर एसोसिएट होता है। उस नंबर को कोड पॉइंट बोलते हैं। तो उनको एक कोड पॉइंट दिया जाता है और उसी नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, उसी नंबर के कोरस्पॉन्डिंग जो बाइनरी सीक्वेंस है वो आप कंप्यूटर को दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके हम टेक्स्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी सीक्वेंस में, उनके साथ एक एक नंबर एसोसिएट करके। लेकिन कंप्यूटर को किसी तरीके से हम कुछ मेथड्स अलग से फिक्स कर लेते हैं जिससे हम ये बता पाए कि इस टाइम टेक्स्ट दिया जा रहा है, नंबर्स दिया जा रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट बात है वो सिर्फ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट भी क्लियर हो गया, तो अभी बचा क्या है, अब बात करते हैं इमेजेस की। इमेजेस को कैसे रिप्रेजेंट करें कंप्यूटर में? इमेजेस मैनिपुलेट करानी है अगर, तो कैसे कराएं? इमेजेस के ऊपर कोई एल्गोरिथम लगाना है, इमेजेस को चेंज करना है, तो कैसे करें? तो हम क्या करते हैं, इमेजेस को भी हम बाइनरी सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। मान लीजिए आपके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, आपके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब इस इमेज में दो ही कलर हैं, या तो ब्लैक है या फिर व्हाइट है। अगर आपके बाइनरी सीक्वेंस में भी दो ही होते हैं हमारे पास, 0 एंड 1, तो आप एक कलर के लिए 0 रख सकते हैं, एक के लिए 1। आप बोल सकते हैं 0 मैं व्हाइट के लिए रखूंगा, 1 ब्लैक के लिए। लेकिन पूरी इमेज में हम क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इमेज को। ठीक है, हम बॉक्सेस में, ग्रिड्स में डिवाइड करेंगे। उन ग्रिड्स को हम बोलते हैं पिक्सल। जो ग्रिड में डिवाइड होने के बाद जो एक एक सेल आता है उसको हम बोलते हैं पिक्सल। ये देखिए,
मैंने क्या किया है, मेरे पास ये एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, मैंने इसमें ग्रिड्स भी बना दिए। तो हर एक बॉक्स में एक कलर है, इसमें व्हाइट है, ठीक है, और इसमें भी व्हाइट है, इसमें व्हाइट है, इसमें ब्लैक है, इन तीनों में ब्लैक है। तो ये जो इमेज थी मैंने इस पे ग्रिड्स बनाए और हर एक बॉक्स में एक कलर है, ठीक है। अब या तो वो कलर क्या होगा, व्हाइट होगा, या फिर वो कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। अगर वो व्हाइट होगा तो मैं उसको 0 से प्रेजेंट करूंगा, और अगर वो ब्लैक होगा तो 1 से। तो एक सीक्वेंस दी जा सकती है। अब इस इमेज को एक बाइनरी सीक्वेंस में लिखा जा सकता है, ये रही इसकी बाइनरी सीक्वेंस, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप ये बोल सकते हैं कि सर ये तो कोई बात नहीं हुई, अगर मान लीजिए आपने इसको सिर्फ मान लीजिए 4 बॉक्सेस में डिवाइड किया होता, तो अब इस बॉक्स में तो ब्लैक भी आ गया, व्हाइट भी आ गया, तो ये तो डिपेंड करता है ना, ऐसा भी तो सकता है कोई बॉक्स उसके अंदर दोनों आ गए हो, ब्लैक भी आ गया हो, व्हाइट भी आ गया हो, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस बढ़ा दो, नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ा दो, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पिक्सल। ये जो बॉक्सेस हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, पिक्सल्स। तो आप अपने पिक्सल्स बढ़ा दीजिए ताकि एक पिक्सल एक ही कलर को रिप्रेजेंट करे, तो नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ जाएंगे, आपकी बाइनरी सीक्वेंस बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन आप इतने कर दीजिए, इतना छोटा कर दीजिए इसको कि एक पिक्सल के अंदर एक ही कलर आए, ठीक है। तो ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर ब्लैक एंड व्हाइट तो समझ आ गए, तो बहुत इजी है, आप जितने ज्यादा बॉक्सेस बना सकते हो बना लो। तो इस तरीके से बना लो कि हर एक बॉक्स में एक ही कलर आए, इतना छोटा बना लो उसको, और उसके बाद उस बॉक्स में जो कलर है उसके हिसाब से उसको या तो 0 साइन कर दो या फिर 1 साइन कर दो, और वो बन गई बाइनरी सीक्वेंस। ये तो बहुत इजी हो गया, लेकिन आप कलर्स के साथ कैसे करेंगे? अगर कलर्ड इमेज होगी तो आप कैसे करोगे? तो भैया देखो, जब मेरे पास 2 कलर थे तो मैंने 0 1 ले लिया। अब एक पिक्सल के अंदर मान लेते हैं और भी कलर हो सकते हैं, अभी व्हाइट और ब्लैक थे, मान लीजिए ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो आप एक काम कीजिए, एक पिक्सल को एक बिट से रिप्रेजेंट मत कीजिए, ठीक है, एक नंबर से रिप्रेजेंट मत कीजिए। आप बोलिए कि मैं 2 नंबर्स की, 2 सिंबल्स की सीक्वेंस, इनको हम बोलते हैं बिट, 2 बिट्स की एक सीक्वेंस लूंगा, 2 सिंबल्स की एक सीक्वेंस लूंगा। यानी आप क्या बोल सकते हो, मेरे पास 0 1 का यूज करके 2 2 की कौन कौन सी सीक्वेंस बनेगी? आप बना सकते हो 0 0, आप बना सकते हो 0 1, आप बना सकते हो 1 0, आप बना सकते हो 1 1। तो अब 2 आपने सिंबल 0 1 यूज करने हैं, लेकिन आप एक पिक्सल के लिए 2 यूज कर सकते हो। तो अब एक पिक्सल की वैल्यू हो सकती है तो 0 0 हो सकती है, या 0 1 हो सकती है, या 1 0 हो सकती है, 1 1 हो सकती है। अगर मैं आपको ये अलाउड कर दूं कि आप 2 यूज कर सकते हो एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अब हर एक पिक्सल की क्या वैल्यू हो सकती है? तो 0 0 हो सकती है, या 0 1, या 1 0 1 1। तो अब आप 4 कलर ले सकते हो एक पिक्सल के अंदर। आप कौन सा कलर, व्हाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन, 4 कलर अलाउड कर सकते हो कि अगर रेड है तो भी कर लूंगा मैं, ग्रीन है तो भी कर लूंगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, अच्छा सर ठीक है, अगर मेरे पास और ज्यादा कलर हो, 4 कलर से तो बात नहीं बनेगी, तो तीसरा ले लो। तीसरा लोगे तो अगर आप 3 बिट्स का यूज करोगे तो आपके पास जो सीक्वेंस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर टोटल बात करें, हर एक पोजीशन के पास हमारे पास 2 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी 0 बना सकता है, यहाँ भी 2 0 बना सकता है। तो अगर आपको बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो आप समझ जाएंगे कि अब आप 8 कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सारी सीक्वेंसेस बना के, ठीक है। अच्छा, कैसे होंगे अगर आप देखना चाह रहे हैं? 0 0 0 हो गया, 0 0 1 हो गया, 0 1 0 हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 0 0 हो गया, 1 0 1 हो गया, 1 1 0 हो गया, और 1 1 1 हो गया। ये आगे मेरे 8। तो हर एक पिक्सल अब 3 सिंबल से, 3 बिट्स से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन वो सारे सिंबल्स हैं 0 1 ही, क्योंकि आप कंप्यूटर को क्या ही दे सकते हो, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, क्या 3 वोल्टेज लेवल नहीं बनाए जा सकते थे? बनाए जा सकते थे, फिर भी हम 2 का यूज करते हैं। उसका कारण हार्डवेयर डिजाइन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ज्यादा एफिशिएंट होता है, एरर रेट बहुत ज्यादा कम होता है, तो ये चीजें आप पढ़ोगे अगर आप हार्डवेयर स्टडी करते हो। फिलहाल तो हर एक पिक्सल को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अब आप 8 कलर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक पिक्सल में कौन सा कलर आएगा? अगर मान लो, अब आप ये बोल सकते हो कि अगर मान लो ब्लू आ गया तो मैं उसको इससे रिप्रेजेंट करूंगा, अगर ग्रीन आ गया उसको इससे करूंगा, रेड आ गया उसको इससे करूंगा।
तो ऐसे आप 8 कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ 8 कलर्स तो नहीं है, कलर्स तो बहुत सारे हैं, तो आप इसको बढ़ा दीजिए, आप इसको बढ़ा दीजिए, आप इसको 14 पे, 15 पे, 16 पे ले जाइए, ठीक है, 2 की पावर 16। तो ऐसे जब आप जाएंगे तो नंबर ऑफ कलर्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, कितने आप कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम जो बोलते हैं, दो चीजें आई हमारे पास, एक तो है नंबर ऑफ पिक्सल्स, नंबर ऑफ पिक्सल्स, एक है नंबर ऑफ कलर्स जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। एक पिक्सल में कितने कलर्स आ सकते हैं, पहले तो आप कितने पिक्सल्स में ले रहे हो। अब देखो, मान लो मेरे पास एक कलर इमेज है, मैंने उसको बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया। अब एक बॉक्स में एक ही कलर आए, ये जरूरी है क्या? सिंपल सी बात सोचिए, मान लीजिए आपने एक इमेज ली और पीछे बैकग्राउंड में स्काई है। अब स्काई का कलर एक जैसा तो नहीं होता, वो तो ब्लू है, कहीं पे थोड़ा सा व्हाइटिश है, तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली चेंज हो रही हैं चीजें, कलर डार्क से लाइट होता जा रहा है किसी चीज का, तो वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब आप कोई भी बॉक्स बनाओगे तो आप ये बोलोगे कि इसके अंदर तो फिक्स कलर है ही नहीं, तो मैं बोलूंगा और ज्यादा छोटा कर दो, तो यानी नंबर ऑफ पिक्सल्स को आप बढ़ा दो, नंबर ऑफ पिक्सल्स को बढ़ा दो ताकि एक बॉक्स के अंदर एक ही कलर आए। लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कभी भी ऐसा पॉसिबल ना हो। मान लीजिए आपकी जो इमेज है वो ऐसी है कि उसमें वन एंड पे डार्क है बिल्कुल और एक एंड पे ब्लू है, ये आपकी इमेज है पूरी, यहां पे कलर है, कोई ब्लू कलर है, मान लीजिए आपने स्काई की फोटो खींची है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि इधर कोई डार्क कलर है, वो इधर जाते जाते लाइट हो गया, बिल्कुल लाइट हो गया, तो वो इधर डार्क है और वो कम डार्क होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप बीच में कोई भी बॉक्स बनाएंगे, ऑब्वियसली इस बॉक्स के अंदर भी चेंज आया होगा। देखो ये डार्क से लाइट हुआ है, तो हर एक पॉइंट पे, हर एक कोई भी एक पॉइंट उठाओ, उस पॉइंट पे और उससे अगले पॉइंट पे ज्यादा लाइट मिलेगा। तो आप कितना भी छोटा बॉक्स बना लो, कितना भी छोटा बॉक्स बना लो, अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस बॉक्स के इस साइड डार्क है, इस साइड लाइट है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन की बात है। अब जितने ज्यादा पिक्सल्स लेंगे आप इतने अच्छे से इसको अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं वो इमेज आप कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, आप उसको एग्जैक्टली नहीं कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन आप जितने ज्यादा पिक्सल्स लेंगे उतनी वो अच्छी इमेज बन जाएगी। तो आपने देखा होगा, आप फोटो खींचते हैं, उसको कई बार जूम इन करते हैं तो फट जाती है, ठीक है, उसमें आपको पिक्सल्स नजर आने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, एक पिक्सल एक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हो सकता है कि उसी बॉक्स के अंदर बहुत सारे कलर्स थे, तो आपने अप्रोक्सीमेट कर दिया उसको। दूसरा, नंबर ऑफ कलर्स, कितने कलर्स आपने अलाउड किए हैं। आपकी इमेज की क्वालिटी इन दो चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? नंबर ऑफ पिक्सल्स। तो आपने ऐसे देखा होगा 1280 क्रॉस 720, तो ये लिखा क्या हुआ है, ये बोला हुआ है, जो ग्रिड बना हुआ है ना अपना, ये जो ग्रिड बना हुआ है, बॉक्सेस बनाए हैं, तो आपने इमेजेस को ऐसे बॉक्सेस में डिवाइड किया है ना, ऐसे टेबल बनाई है ना, उस टेबल का साइज लिखा हुआ है कि मैंने इस साइज की टेबल बनाई है, दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ द इमेज, ठीक है। दूसरा, इसको नंबर ऑफ कलर्स जो अलाउड किए हैं इसको बोलते हैं कलर डेप्थ, ठीक है। नंबर ऑफ कलर्स जो अलाउड किए हैं, आपने ब्लू किया है, साथ में लाइट ब्लू भी किया है, लाइट से लाइट ब्लू भी किया है। अब कलर्स तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कलर के, तो कितने बनाए, तो आप जितने ज्यादा लोगे उतनी इमेज आपकी अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि आपकी इमेज सिर्फ 2-3 हजार कलर से भी एग्जैक्टली वैसी की वैसी नहीं आ सकती, ठीक है ना। अब जितने ज्यादा कलर्स लोगे उतनी ज्यादा इमेज क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली अच्छी होती चली जाएगी। जैसे आप अगर एक मान लीजिए ट्री की तरफ ही देख रहे हैं, आप उसके पत्तों पे देखें तो एक पत्ते पे भी एक एग्जैक्ट कलर नहीं होगा, वो भी चेंज होता रहता है, एक कॉर्नर पे अलग है, उस कॉर्नर पे अलग है। कितने कलर्स नजर आते हैं आपको किसी भी व्यू के अंदर, कलर्ड व्यू के अंदर। अगर आप लाइफ में कहीं देख रहे हैं, रियल लाइफ में आप किसी चीज को देख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे कलर नजर आते हैं, डार्क, लाइट। हालांकि हम इन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली प्रिसीजन की बात करें कि मेरे को एग्जैक्टली वही का वही देना है, तो आप बहुत ज्यादा कलर्स की जरूरत हमें पड़ती है, नंबर ऑफ कलर्स बढ़ाने पड़ते हैं। जितने ज्यादा बढ़ाओगे उतनी आपकी इमेज रियल वाली पिक्चर को, जो रियलिटी में आपको दिख रहा है, उसको क्या करती रहेगी, मैच करना शुरू कर देगी। तो ऐसे करके आप किसी भी इमेज को बाइनरी सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो बाइनरी सीक्वेंस इमेज की एक अप्रोक्सीमेशन होगी, एग्जैक्टली नहीं होगी, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन कितनी अच्छी हो सकती है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नंबर ऑफ पिक्सल्स
नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ाते चले जाएं, नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ाते चले जाएं और नंबर ऑफ कलर्स बढ़ाते चले जाएं, तो आपकी इमेज की जो है वो बेटर अप्रोक्सीमेशन होगी उस रियल व्यू का। ठीक है, आपको ये बात समझ आ रही होगी ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रियल व्यू है ना, आपको जो चीज नजर आ रही है वो पूरी कंटिन्यूअस है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप उसको टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हो। पिक्सल्स क्या है? पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं, और फिर हर एक टुकड़े को डिफाइन कर रहे हो। तो उस एक टुकड़ा जो है ना, उस टुकड़े को आप बोल रहे हो इसका एक ही कलर है, जबकि ऐसा होता नहीं है, उस एक के अंदर भी वेरिएशंस हो सकते हैं, इसीलिए ये अप्रोक्सीमेशन है। लेकिन वो एक जो है जितना छोटा होगा उतना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको इमेज कैसे रिप्रेजेंट होती है बाइनरी के अंदर वो चीज क्लियर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेज क्लियर होगी, आगे क्या बचा है अपने पास? तो आगे अपने पास ऑडियो, ऑडियो पे आते हैं। ऑडियो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑडियो भी कंटिन्यूअस होती है, ऑडियो तो कंटिन्यूअसली होती है। अगर अभी मैं बोल रहा हूँ, आप बोल सकते हैं कि नहीं सर कंटिन्यूअस कहाँ होती है? देखो, आप एक शब्द बोल रहे हो, उसके बाद दूसरा शब्द बोल रहे हो, तो हम एक एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिर अगले वर्ड को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरे साथ में टोन भी है जब मैं बोल रहा हूँ। साथ में मान लीजिए किसी गाने को सोचिए, जब गाना बज रहा है, कोई म्यूजिक चल रहा है, तो सिर्फ सिंगर थोड़ी है जो बोल रहा है, उसके पीछे म्यूजिक भी चल रहा है। ऐसे जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे साथ बहुत सारी आवाजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, मेरी टोन जुड़ी हुई है, मेरी इंटोनेशन जुड़ी हुई है, पिच जुड़ी हुई है, जो कि कंटिन्यूसली चलती है। जब मैं पोज लेने की कोशिश करता हूँ, मेरे वर्ड खत्म हो चुका होता है, फिर भी थोड़ी धीरे धीरे आवाज आ रही होती है। तो बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि, जैसे कि आप टेक्स्ट लीजिए, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो आप बोल सकते हो ये रहा पहला पार्ट, अगला 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 अगला। तो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मतलब है पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं इसको रिप्रेजेंट कर लूं, फिर इसको कर लूं, इसको कर लूं, इसको कर लूं, इसको कर लूं, तो मुद्दा खत्म हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन कोई चीज कंटिन्यूअस है, उसमें कोई ब्रेक ही नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसको जब आप ऐसे बाइनरी सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, अब बाइनरी तो डिस्क्रीट है, बाइनरी में क्या होता है? बाइनरी सीक्वेंस ऐसी कुछ होगी, ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। तो आप बोलोगे ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो बेसिकली जो चीज कंटिन्यूअस थी, जो चीज कंटिन्यूअस थी यानी वो टूटी नहीं हुई थी, उसको आपने तोड़ डाला, डिस्क्रीट बना डाला। ठीक है, ये हमेशा ही अप्रोक्सीमेशन होगा कंटिन्यूअस की, क्योंकि कंटिन्यूअस चीज वेरी कर सकती है कंटिन्यूअसली। जो कंटिन्यूअस चीज है, जैसे हमने कलर्स देखा, कलर्स कंटिन्यूअसली वेरी कर सकते हैं, तो एक बॉक्स में एक ही कलर आए जरूरी नहीं है। ऐसे कोई भी कंटिन्यूअस चीज है, कोई भी कंटिन्यूअस क्वालिटी है, वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है। तो अगर आप ये बोलोगे कि मैं अभी देखूंगा और फिर थोड़ी देर बाद देखूंगा, ठीक है, तो बीच में जो हुआ वो आपने मिस कर दिया। तो डिस्क्रीट का मतलब यही है कि पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप। तो हम ऑडियो को भी डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं वो समझिए। देखिए, जब हमारे पास माइक्रोफोन होता है, जब आप उसमें बोलते हो, जब वो आवाज जाती है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, वोल्टेज वेरी करती है उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। वो जो वोल्टेज होती है वो कंटिन्यूसली वेरी करती है। जैसे कि ये लीजिए, ये मैंने माइक में बोला और ये वेव क्रिएट हो, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो उसने प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन कंप्यूटर में इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैं नहीं भेज सकता, मुझे इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। कंप्यूटर के अंदर दो ही वोल्टेज लेवल समझता है, वो हाई और लो। और इसमें क्या है, इसमें वोल्टेज ऐसे गई 1 2 3, ये कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब इसमें हम यूज करते हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या है कि भैया देखो, वैसे तो आपकी आवाज कंटिन्यूस है, आपका जो म्यूजिक है वो चल रहा है, आपका गाना चलते ही जा रहा है, आपकी आवाजें कंटिन्यूसली आते ही जा रही है, उसकी वजह से वोल्टेज भी कंटिन्यूसली वैरी होती जा रही है। ठीक है, तो मेरी जो आवाज है वो कंटिन्यूस है, उसके कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस हुए वो भी क्या है, कंटिन्यूस है, लगातार है। ठीक है, वो कैसे, वो इस पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए बस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में आ गया। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंप्यूटर के काम के नहीं है, क्योंकि ये बाइनरी सीक्वेंस की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की फॉर्म में नहीं है, इनमें इन्फानाइट लेवल्स हैं अगर देखा जाए तो। उसमें क्या होता है, ये लेवल ये लेवल, इसमें क्या है, इसमें तो सारी वैल्यू ले रहा है, ये 1 और 2 के बीच की भी वैल्यूज ले रहा है सारी की सारी। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी
ये वोल्टेज लेवल है, तो कंप्यूटर के अंदर जा रही है 5 की वोल्टेज जा रही है, 0 की जा रही है, तो ये तो 5 की जाएगी या 0 की जाएगी, 5 की जाएगी 0 की जाएगी, तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, 1 को, और ये 0 को, है ना। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो 0 और 1 के बीच की सारी वोल्टेज की वैल्यूज ली जा रही हैं, तो इसमें तो इनफाइनाइट लेवल्स हैं। तो इस चीज का हम क्या करते हैं, अब इसको डिस्क्रीट में लेके आने के लिए क्या करते हैं कि देखो भाई, हम लेते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का क्या मतलब है, हम एक काम करते हैं, इसको मेजर करते हैं वोल्टेज को, लेकिन कुछ फिक्स टाइम के बाद। मान लीजिए 1 पे आपने मेजर किया, 1 पे कितना है 8 है, तो 1 पे कितना है 8 है, उसके कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी सीक्वेंस आ गई। फिर 2 पे मेजर किया, 2 पे कितना है 2.5 कुछ है ना, लेकिन हम उसकी अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, ठीक है, किसी होल नंबर के पास ही ले लेंगे, जिसके ज्यादा पास होएगा वो, तो यहाँ पे 3 ले लिए, ठीक है। आगे यहाँ पे 3 पे आप देखेंगे तो ये रहा 7, तो ऐसे करके हर एक पे एक होल नंबर ले लिया है हमने। जहां पे वो होल नंबर नहीं है, हो सकता है पॉइंटों में हो, लेकिन जिसके भी ज्यादा पास होगा वो ले लेंगे, ठीक है। अगर बीच का हुआ, मान लीजिए 4.5 है, 5 और 4 के बीच में है, तो आप 5 ले सकते हैं, उसमें कोई इशू है नहीं, ठीक है। वो कन्वेंशन होती है, कन्वेंशन सेट कर लिया हमने, ठीक है। अब 5 पे अगर आप जाके चेक करेंगे तो 5 पे वैल्यू जो आ रही है ये 9 आ रही है, 9 ले, और 9 के कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी सीक्वेंस ले ली, तो फिक्स इंटरवल्स पे जाके वोल्टेज चेक करी, ठीक है, और फिक्स इंटरवल्स पे जाके वोल्टेज चेक करी, उनके कोरस्पॉन्डिंग हमने बाइनरी सीक्वेंस बना ली, ठीक है। अब ऐसे करके मैंने इस ऑडियो को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस बाइनरी सीक्वेंस से मैं दोबारा ऑडियो क्रिएट कर सकता हूं, इस बाइनरी सीक्वेंस से मैं दोबारा ऑडियो क्रिएट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, अब मेरे को पता है कि इस टाइम पे 0 थी, इस टाइम पे 1 पे कितनी थी 8 थी, तो 1 पे 8। ये जो ग्रीन वाली है ना, ये है जो मैंने सैंपल की थी वैल्यूज, मैंने सैंपल किया, ये यहाँ था, ये यहाँ था, लेकिन इन दो इंटरवल्स के बीच में क्या चल रहा है वो मैं पकड़ नहीं पाया। जब सैंपलिंग करते हो आप क्या बोलते हो कि अच्छा अभी वैल्यू कितनी है, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद अभी कितनी, उन दो पॉइंट्स के बीच में क्या हुआ ना वो आपको नहीं पता, ठीक है, तो आपने वो कर दिया इग्नोर। ऑब्वियसली अगर आप उसको कैप्चर करना चाहते हो, आप बोलते हो कि अच्छा ज्यादा सैंपलिंग कर लो, एक एक सेकंड करने के बजाय एक एक मिली सेकंड कर लो, उससे भी एक एक नैनो सेकंड में कर लो, तो जितनी ज्यादा सैंपलिंग होगी, इसको बोलते हैं सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जितनी ज्यादा सैंपल्स ले रहे हो आप एक सेकंड में, उतना ज्यादा आपका ऑडियो की जो इमेज है, सो ऑडियो की जो वेव है वो आपकी मैच करने लग जाएगी। अगर आप ये बोलो कि मैं इस पॉइंट पे भी सैंपलिंग लूंगा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, तो जिस पॉइंट पे आप सैंपलिंग ले रहे हो ना, उस पॉइंट पे तो ये जो ग्रीन वाली है वो उससे मैच हो ही रही है, तो अगर आप ज्यादा सैंपलिंग लोगे तो ज्यादा मैच होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली कभी नहीं आएगी, तो उतनी ज्यादा अप्रोक्सीमेट होती चली जाएगी, लेकिन वो इतना कम डिफरेंस रहता है कि हम उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते, इतनी ज्यादा सैंपलिंग ले लेते हैं कि ह्यूमन ईयर उन चीजों को कैप्चर ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसे करके आप ऑडियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप सैंपलिंग का यूज कर सकते हैं। सैंपलिंग में दिक्कत क्या है, if the time samples are then plotted back onto the same wave, it can be seen that the second wave now looks different. This is because sampling does not take into account what the sound wave is doing in between each time sample. जो साउंड वेव है ना वो उन सैम्पलिंग टाइम्स के बीच में क्या कर रही है उसको तो काउंट में नहीं लिया आपने, आपने बोला अच्छा इस टाइम पे इतनी थी, इस टाइम पे इतनी थी, इस टाइम पे इतनी थी, ठीक है, ऐसे सैंपलिंग करी और उनको उनसे रिप्रेजेंट कर दिया वेव को, लेकिन बीच में वो चेंज होगी तो आप उसको अकाउंट में नहीं ले पाए, तो आप सैंपलिंग बढ़ा दीजिए। सैंपलिंग बढ़ाएंगे तो आपकी जो बाइनरी सीक्वेंस है वो इस वेव को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगी, और ज्यादा बढ़ाओगे और ज्यादा अच्छे से कर पाएगी। जैसे उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ रहे थे, इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ रहे हैं पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑडियो की जो क्वालिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें इमेजेस समझ आ चुका है और हमें ऑडियो समझ आ चुका है, अब बचा क्या है, वीडियो। वीडियो एक्चुअली होता कुछ नहीं है, वीडियो में ऑडियो और इमेजेस मिलती हैं। आपको जो मोशन नजर आ रहा होता है स्क्रीन पे वो एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है, इमेज लेते हैं दूसरी तीसरी चौथी और उनको कंटिन्यूसली चला देते हैं। अभी जैसे मुझे अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको लग रहा है मैं कंटिन्यूसली मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा हाथ यहाँ था, यहाँ से यहाँ है, बट एग्जैक्टली हुआ क्या है, एक इमेज थी जिसमें मेरा हाथ यहाँ था, दूसरी थी जिसमें यहाँ था, तीसरी थी यहाँ, चौथा, पांचवी, छठी, सातवीं, और ऐसे उन इमेजेस को कंटिन्यूसली चला दिया आपकी आंखों के सामने। अब आंखों की एक स्पीड है, ठीक है, वो पकड़ नहीं पा रही कि ये जो इमेजेस हैं एक के बाद एक इमेज आ रही है, तो उसको लगता है कि जैसे मोशन चल रहा हो, ठीक है। तो ये कुछ नहीं होता, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो एक सेकंड में कितनी इमेजेस निकल रही हैं, एक सेकंड में 20 इमेजेस निकाल दिया आपने सामने से, तो आपको लग रहा है कि ये हाथ, एक ये इमेज नहीं आई, आपको लग रहा है ये हाथ ही यहां से यहां आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स
जब कंटिन्यूसली बढ़ा दिए जाते हैं तो हमारी आईज उसको पकड़ नहीं पाती है। ठीक है, तो अगर आप 20 पिक्चर्स निकाल दें एक सेकंड में सामने से, एक में मेरे हाथ ऐसे हैं, दूसरी में ऐसे हैं, तीसरी में ऐसे, चौथी में ऐसे, पांचवी में ऐसे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये हाथ यहाँ से यहाँ है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिटवीन बिहाइंड विजुअल्स ऑफ अ वीडियो। अगर ऑडियो की बात करें तो ऑडियो हम समझ चुके हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है। वीडियो इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस एंड ऑडियो, तो इस ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वीडियो को भी। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर के अंदर बाइनरी डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब किसी भी तरीके का डेटा मैं कंप्यूटर को दे सकता हूं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में इनकोड करके। वो मुझे क्या आउटपुट देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही आउटपुट देगा, फिर मैं उसको वापस डिकोड करूं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने अब मॉनिटर है, जैसे मॉनिटर पे आपको तो आप बोलेंगे कि सर हमें तो जो कंप्यूटर आउटपुट देता है डायरेक्ट देता है, वो तो इमेजेस ही आउटपुट देता है। नहीं, वो आपको मॉनिटर पे दिखाई दे रही है। देखो समझो, अगर आपने ये समझिए पहले तो, मान लीजिए आपके पास कोई एक इमेज है, आपके पास कोई एक इमेज है, आपने क्या किया उस इमेज का, आपने उसके साथ कुछ एडिटिंग की, दूसरी इमेज बना डाला उसको, वो आपका आउटपुट है। अब एक इमेज और दूसरी इमेज में फर्क क्या है, सिर्फ उनकी बाइनरी सीक्वेंसेस का डिफरेंस है। एक इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी बाइनरी सीक्वेंस है, दूसरी इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी बाइनरी सीक्वेंस है। तो कंप्यूटर में एक तरीके का इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया इस बाइनरी सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग, और फिर दूसरे तरीके का इलेक्ट्रिक सिग्नल बाहर आया दूसरी इमेज के कोरस्पॉन्डिंग। अब उसको दोबारा इमेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे अलग से जीपीयूज लगे होते हैं मदरबोर्ड में, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, और वो मॉनिटर को कन्वर्ट करके देते हैं और मॉनिटर उनको वापस हमें इमेजेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो जो बेसिक हमारा सेंटर है वो है हमारा सीपीयू, जो प्रोसेसिंग कर रहा है कंप्यूटर के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ले रहा है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दे रहा है, इनपुट ले रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का, इनपुट और आउटपुट दे रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का। ठीक है, उसके अलावा उनको इनकोड करना डिकोड करना कहीं ना कहीं है। मान लीजिए आपने कीबोर्ड पे ए दबाया, तो अब सीपीयू को नहीं पता है ए का, सीपीयू के अंदर क्या जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा। तो ये आपके कीबोर्ड का काम है कि वो कोरस्पॉन्डिंगली वैसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करके सीपीयू तक पहुंचाए। ठीक है, चलिए, तो वापिस हमें इनकोड करने के लिए डिकोड करने के लिए डिवाइसेस लगे होते हैं। ऐसे अगर स्पीकर्स की बात करें, आपको लगता है कि जैसे ऑडियो आ रही है, तो ऑडियो नहीं आ रही होती है, सीपीयू से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही आते हैं। लेकिन आपके साउंड प्रोसेसिंग के लिए भी साउंड कार्ड्स लगे होते हैं मदर बोर्ड के ऊपर आपके सीपीयू के, सॉरी कंप्यूटर के, और वो चेंज कर लेते हैं वापस उनको कोरस्पॉन्डिंगली ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जिनको स्पीकर समझ सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके सीपीयू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देगा बेसिकली। अगर आपको ये बात समझ आ रही है, और ये बात समझ आ रही है कि हर तरीके के डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में इनकोड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, इनकोड करने के कुछ तरीके और भी होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनकोडिंग स्कीम्स पढ़ सकते हैं। ये जो इनकोडिंग स्कीम है सिंपल सी, कि 0 के कोरस्पॉन्डिंग लो और 1 के कोरस्पॉन्डिंग हाई रखो, इसको NRZ बोलते हैं। इसके अलावा दूसरी इनकोडिंग स्कीम्स भी यूज होती हैं। ठीक है, मान लीजिए दैट पार्ट, तो आप इनकोडिंग स्कीम्स स्टडी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर आपका डेटा लेता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में और आउटपुट देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। ठीक है, उसमें बीच में डेटा को अगर टेम्परेरी स्टोर भी करना पड़ता है, उसके लिए भी हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो बेसिकली सबसे पहला होता है रैम, जिसमें आप टेम्परेरी स्टोर कर सकते हो। मान लो आप प्रोसेसिंग करा रहे हो कंप्यूटर से, आप बोल रहे हो अच्छा ये वैल्यू ये थोड़ी देर याद रख, जैसे होता है ना, आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो और बीच में कोई वैल्यू आई है जिसका बाद में यूज होगा, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर में स्टोर करा सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं रैम। ठीक है, और ये वो थी वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का क्या मतलब है कि अगर आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया ना, तो इसका डेटा लूज हो जाएगा। तो टेम्परेरी है, जब तक आप प्रोसेसिंग कर रहे हो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे होल्ड कर दिया डेटा। ठीक है, तो वैसा हाल है, तो वैसी सिचुएशन है बेसिकली रैम के साथ। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जैसे आपके वीडियो फाइल्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो, उसके लिए हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज होती है, हार्ड डिस्क होती हैं जो आपकी। ठीक है, जिसको आप परमानेंट स्टोरेज बोलते हो, लॉन्ग टर्म स्टोरेज बोलते हो। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर में काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, रोम होता है हमारे पास, लेकिन हम उन चीज़ों की डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। हमें बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कंप्यूटर सीपीयू इनपुट ले रहा है, आउटपुट दे रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। हमें सीपीयू को ही बताना है कि ये करो ये करो ये करो ये करो। ठीक है, उसके अलावा सीपीयू कैसे कर रहा है, सीपीयू के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो एक तरह के सीपीयू के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं जो एक तरीके के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मैनिपुलेट करके
दूसरे तरीके के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमें देते हैं, जिसको एक को हम इनपुट बोल रहे हैं, दूसरे को हम आउटपुट बोल रहे हैं, ठीक है। जब बीच में टेम्परेरी डेटा स्टोर करना होता है तो हम रैम का यूज़ कर लेता है, ठीक है। इतना काफ़ी है हमें समझने के लिए कि प्रोग्रामिंग कैसे चलेगी। उसके अलावा परमानेंट स्टोरेज है हमारे पास, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। चलिए